नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी विद योगेश में। आज का टॉपिक है नंबर सिस्टम में पूर्ववर्ती संख्या और उत्तरवर्ती संख्या। तो देखते हैं, वैसे तो आप लोगों ने ये सब सुने ही होंगे, लेकिन इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पिछले सालों में जो आए हुए हैं वो भी इसमें दिए गए हैं। तो देखिए, पूर्ववर्ती संख्या यानी प्रेडिसेसर नंबर। किसी संख्या की पूर्ववर्ती संख्या बराबर उसके पहली वाली संख्या यानी कि दी गई संख्या -1। पूर्ववर्ती संख्या का मतलब पूर्व मीन्स होता है पहले, वर्ती मीन्स संख्या। पूर्व मीन्स पहले। देखिए, जो पहले की संख्या होती है, जैसे हमने कहा 9 का पूर्ववर्ती क्या है, तो 8 होगा। 8 का पूर्ववर्ती 7, 7 का पूर्ववर्ती 6। इस प्रकार से यानी कि एक कम, यानी कि उससे एक पहले की संख्या। तो बस यही लिखा, किसी संख्या पूर्ववर्ती संख्या बराबर उसकी पहले वाली संख्या यानी कि दी गई संख्या -1। जैसे दी गई संख्या 10 है तो कहे इसका पूर्ववर्ती बताइए, तो -1 कर देंगे यानी 9 निकल के आ जाएगा। उदाहरण देखिए, जैसे 5000 की पूर्ववर्ती संख्या, तो 5000 -1 बराबर 4999। अब आती है परवर्ती संख्या, इसी को हम कहते हैं उत्तरवर्ती संख्या। कभी कभी प्रश्न में परवर्ती कह देता है, कभी कभी उत्तरवर्ती, तो दोनों ही एक ही चीज़ है। अब इसको कहते हैं सक्सेशन नंबर इंग्लिश में। तो अब उत्तरवर्ती संख्या या परवर्ती संख्या क्या होती है, यानी कि आगामी संख्या, यानी कि दी गई संख्या +1। जैसे 10 का पूर्ववर्ती आपने बताया था 9, लेकिन 10 का उत्तरवर्ती पूछे तो हो जाएगा 11, यानी कि 10 में 1 जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा। 11 का उत्तरवर्ती 12, 12 का 13। इस प्रकार से देखिए, उदाहरण 256 का उत्तरवर्ती क्या होगा, 256 + 1 यानी कि 257। अब देखिए प्रश्न कैसे बनते हैं आपके। सवाल है सीटेट 2012 में आया है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। सवाल ऐसे बनते हैं, इतना सिंपल नहीं पूछेगा कि बताइए संख्या दे दे कोई, बताइए उसका उत्तरवर्ती पूर्ववर्ती बताइए। इस तरीके से पूछेगा सवाल। ये देखिए आपके सामने है, सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अब आपको विकल्प पढ़ के बताना, जो सही है उसमें सही का टिक लगाना है। तो पहला विकल्प है 1000 के परवर्ती का पूर्ववर्ती 1000 है। नंबर भी है 1000 के पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती 999 है। तीसरा विकल्प है 1000 के पूर्ववर्ती का परवर्ती 1001 है। चौथा विकल्प है 1000 के पूर्ववर्ती का परवर्ती 1002 है। अब देखिए, हम पहला विकल्प चेक करते हैं। कह रहे 1000 के परवर्ती, तो 1000 का परवर्ती हो जाएगा 1001, यानी कि 1 जोड़ना है। फिर कह रहा है उसका पूर्ववर्ती जो आएगा, उसका पूर्ववर्ती 1000 के परवर्ती का पूर्ववर्ती, तो 1000 का परवर्ती आया 1001। अब इसका निकालेंगे इसका पूर्ववर्ती, तो यानी कि 1 इसमें फिर घटा देंगे तो फिर से वापस 1000 आ जाएगा। अर्थात कहने का मतलब ये सही कह रहा है कि 1000 के परवर्ती के पूर्ववर्ती 1000 है, तो ये विकल्प हमारा पहले ही सही हो जाएगा। हम यहीं टिक लगा देंगे, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। इस प्रकार से आते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की पूर्ववर्ती संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या की परवर्ती संख्या का योग होगा। देखिए, कल आपको अंक और संख्याएं पढ़ाई थी। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए उसको, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, और अच्छे से समझ लीजिए उसको। अब सवाल ये कह रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 9999। हमने बताया था जितने अंकों की निकालनी हो उतने ही 9 लगा देते हैं। अब 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी आपकी 100। कह रहा है कि क्या करना है, छोटी संख्या की परवर्ती संख्या का योग है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का पूर्ववर्ती, तो जब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का पूर्ववर्ती निकालेंगे तो 9999 का पूर्ववर्ती हो जाएगा 9998। ठीक, ये हो जाएगा। अब कह रहे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का परवर्ती, यानी कि परवर्ती मतलब 1 जोड़ देंगे, तो यानी 100 का मतलब 1 जोड़ने में आ जाएगा 101। अब 9998 में आप 101 जोड़ेंगे, 9998 में 101 जोड़ देंगे, जो इसका योग आ जाएगा वो हो जाएगा उत्तर। तो आपका योग आएगा डी वाला, तो ये हो जाएगा आपका, ये वाला उत्तर हो जाएगा सही। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, संख्या 88,899 की पूर्ववर्ती एवं परवर्ती संख्या बताओ कौन सी होगी। इसकी पूर्ववर्ती परवर्ती, तो पूर्ववर्ती निकालने के लिए 1 घटा देंगे और परवर्ती निकालने के लिए 1 जोड़ देंगे। तो 8999 में जब 1 घटाएंगे तो बचेगा 8898। ठीक है, बचेगा ना, सॉरी 88,899 में जब 1 घटाएंगे तो बचेगा 88,898। तो देखिए 88,898 किस विकल्प में है, तो ये लाभ पहले विकल्प में और तीसरे विकल्प में। तो एक, अब समझ लो ये 2 विकल्प तो गलत ही हैं। अब पूर्ववर्ती हमने पता कर लिया, परवर्ती भी देखिए। अब परवर्ती में 1 जोड़ना पड़ेगा, तो यानी जब 88,899 में 1 जोड़ेंगे तो 88,000 कितना हो जाएगा, 88,000 हो जाएगा 900। 899 में जब 1 जोड़ेंगे तो 900 बन जाएगा ये। तो ये रहा तीसरा विकल्प, यानी तीसरा विकल्प आपका हो जाएगा सही।
तो इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। अब एक टॉपिक है विभिन्न अंकों की कुल संख्याएं ज्ञात करना है। विभिन्न अंकों का मतलब ये है, जैसे पूछ देता है सवाल, बताइए 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं, 2 अंकों से कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं, 6 अंकों से कुल कितनी संख्याएं बन सकती है। इस प्रकार के प्रश्न आया तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए उसका नियम है, इस तरह के प्रश्नों में 2, 3, 4 इत्यादि अंकों की कुल संख्या ज्ञात करने को कहा जाता है, ठीक, या 2 अंकों की या 3 अंकों की या 4 अंकों की। तो इसके लिए उतने ही अंकों की सबसे बड़ी संख्या में उतने ही अंकों की सबसे छोटी संख्या घटाकर 1 जोड़ देते हैं तो उत्तर प्राप्त हो जाता है। अभी नहीं समझे आप, अब उदाहरण से समझिए इसको। देखिए जैसे 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनेगी बताइए, तो हम इसको क्या करेंगे, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पहले लिख लेंगे, फिर 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिख लेंगे, फिर कह रहा है उसमें से इसको घटा देंगे, बड़ी में से छोटी को घटा देंगे और 1 जोड़ देंगे। देखिए आपको यही नियम लिखा हुआ है, देखिए फिर से नियम को कह रहा है कि इसके लिए उतने ही अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से उतने ही अंकों की सबसे छोटी संख्या घटाकर 1 जोड़ देते हैं तो उत्तर प्राप्त हो जाता है। अब देखिए हमने यही किया, 2 अंकों की कह रहा है तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकाल ली, फिर छोटी संख्या निकाल ली, इन बड़ी में से छोटी घटा दी, 99 में से 10 घटाया तो 89 आया और 1 जोड़ दिया तो हो गया 90, यानी 2 अंकों की कुल 90 संख्याएं बनेगी, समझ लीजिए। अब उत्तर ऐसे ही आप याद कर लीजिए तो बहुत अच्छी बात है, सीधा 90 में टिक लगा दीजिए, और नहीं फिर भी आपको याद है तो ऐसे निकालने का ही तरीका है। पहले 2 अंकों की, अब जैसे 3 अंकों की पूछे तो क्या करेंगे, अब 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे। पहले वो पूछेगा सवाल कि बताइए 3 अंकों से कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं, तो सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, इनमें से 999 में से 100 घटा देंगे, फिर जो आएगा उसमें 1 जोड़ देना, बस जो उत्तर प्राप्त हो वही आपकी कुल संख्याएं होंगी। अब अगला प्रश्न देखिए, 5 अंकों वाली कुल कितनी संख्याएं हैं, यानी 5 अंकों से कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, 5 अंकों से कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं, तो सबसे पहले 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे 99,999, फिर 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, ठीक, तो हो जाएगी 1,00,000। अब 99,999 में से ये घटा देंगे, ठीक है, तो घटाने के बाद फिर जो आएगा उसमें 1 जोड़ देना, जब आप जोड़ेंगे तो आपको 90,000 प्राप्त हो जाएगा, वही आपका उत्तर हो जाएगा, यानी 5 अंकों की कुल 90,000 संख्याएं बनेंगी, ये आपका उत्तर हो गया, ठीक। ये सॉल्यूशन, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बराबर 99,999, ठीक। अब 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी आपकी ये, ठीक। अब इसमें से इसको आप घटा देंगे, घटाने के बाद आपका ये प्राप्त होगा। अब देखिए 5वां सवाल, 999 तो 3000 के बीच 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं, तो ये अगला सवाल है, ये 2013 में आया है, पीछे के सवाल भी आपके आए हुए हैं, पिछले साल में वही दिए थे। अब देखिए ये सवाल इस टॉपिक पे कल हमने पढ़ाया है आपको, तो उसमें से कुछ दिया है, 4 अंकों की अधिकतम और न्यूनतम संख्याओं का योगफल पूछ रहा है। तो 4 अंकों की अधिकतम संख्या हो जाएगी 9,999, ठीक, ये हो गई आपकी, और न्यूनतम संख्या हो जाएगी 1,000। अब कह रहा है इनका योगफल क्या होगा, तो इसमें ये जोड़ दीजिए तो आपका योगफल ये आ जाएगा, ये हो जाएगा उत्तर। अगला ये देखा सॉल्यूशन, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये, अब इसमें आपने इसको जोड़ा तो ये प्राप्त हो गया, ये हो गया आंसर। अगला प्रश्न देखिए, अब बताइए 1 करोड़ बराबर है, 1 करोड़ किसके बराबर है, 100 लाख के, 1,000 लाख के, 10 लाख के, 100,000 के, बताइए। तो 1 करोड़ 100 लाख के बराबर होगा, कैसे, ऐसे होगा कि 100 लाख में कितने भी जीरो होते हैं, 100 लाख में, वो 100 लाख जब आप जब 1 करोड़ लिखेंगे, 1 करोड़ तो आप ऐसे लिखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। अब देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ये 1 करोड़ आपने लिख लिया। अब इसमें इसको हम क्या पढ़ सकते हैं, तो इसको हम 100 करोड़ 100 लाख भी तो पढ़ सकते हैं। देखिए इस तरीके से ये 100 और ये हो जाएगा, ये इसको 100 लाख भी पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से हम 1 करोड़ 100 लाख के बराबर लिख सकते हैं, तो आपका ये वाला विकल्प हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है, 1 से 30 तक की संख्या में अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी, यानी 1 से 30 तक के बीच में जो संख्याएं हैं उसमें कितनी अभाज्य संख्या होंगी ये पूछ रहा है। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसमें 1 और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भाग ना जाए उसे कहते हैं हम अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को ऋण संख्या भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हमने सबसे पहले वीडियो में पढ़ाया था, यदि आपने नहीं देखा तो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो कैसे निकालेंगे, लिख लेंगे 1 से 30 तक के बीच की संख्या है, तो एक तो आपका 2 होगा, फिर 2 के बाद 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 तो नहीं होगा अभाज्य संख्या क्योंकि 3 से विभाज्य है।
तो 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा आपका, फिर 17, 19, इस प्रकार से आपकी कुल संख्या निकालेंगे तो 130 के बीच में 10 संख्याएँ निकल के आ जाएंगी, चाहे आप निकाल के देख लीजिए। अगला प्रश्न है कि 1 लाख में कितने सैकड़े होते हैं। यहाँ पे लिखना है सैकड़े। 1 लाख में कितने सैकड़े होते हैं बताइए। तो 1 लाख में 1000 सैकड़े होते हैं। कैसे? जब आप 1000 में 100 का गुणा करेंगे, सैकड़े का मतलब 100, सैकड़े का मतलब होता है 100, जब 100 का गुणा करेंगे तो आपको 1 लाख आ जाएगा, क्योंकि 1 लाख में 5 जीरो होते हैं। ये हो गया आपका 1 लाख जब आपने गुणा किया। तो 1 लाख में कितने सैकड़े हुए? 100। ठीक, तो आपको उत्तर विकल्प जहाँ 100 मिले, आपका 1000 मिले तो वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो अब नोट पॉइंट है कुछ देखिए। एक यानी कि एक संख्या है, एक 1, ना ही भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है। आपसे प्रश्न पूछा जाए क्या एक भाज्य संख्या है? नहीं। क्या अभाज्य संख्या है? नहीं। तो फिर कैसी संख्या है? एक सिर्फ और सिर्फ प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। दूसरा पॉइंट है 2 एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है, यानी कि हम कह सकते हैं 2 सम अभाज्य संख्या है, सम अभाज्य संख्या है, विकल्प में कई बार आ जाता है। फिर सभी अभाज्य संख्याओं के वर्गमूल अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या बताया था आपको P/Q के रूप में जिसे लिखते हैं पहले वीडियो में, तो उसे कहते हैं परिमेय संख्या, यानी जैसे 4/2 लिखा था, ये परिमेय संख्या है। फिर आपसे पूछा था, लेकिन कहा था कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, यानी बटे में संख्या 0 नहीं होना चाहिए, जैसे 2/0 नहीं होना चाहिए। किसी भी संख्या के बटे में 0 है तो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी, क्योंकि इसका उत्तर हो जाएगा 0। लेकिन फिर पूछा था क्या 0 एक परिमेय संख्या है? तो हाँ है, क्योंकि इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 जरूर है, तो ये 0 एक परिमेय संख्या है। लेकिन जो वर्गमूल होता है, जैसे पूछते हैं √2, ये वर्गमूल, क्या ये परिमेय या परिमेय? तो जितने वर्गमूल में संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्या जितनी होती हैं वर्गमूल में, अभाज्य संख्या का वर्गमूल के अंदर है तो वो अपरिमेय संख्या ही होगी। ठीक, लेकिन पूछे क्या 4 अपरिमेय हैं? तो आप कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि √4 का मान तो 2 निकल के आ जाएगा ना, और 2 के बटे में कुछ नहीं तो 1 होता है, तो ये परिमेय हो गया। तो वो कह रहा है सिर्फ अभाज्य संख्या की बात कर रहा है, अभाज्य जैसे 2 हो, √ के अंदर 3 हो, 7 हो, 11 हो, तब। ठीक, तो ये थे आज के टॉप 10 क्वेश्चन। कैसे लगे आपको? अब मिलता है आपको एक प्यारा सा प्रश्न, हम आपको कल पढ़ाए थे, आपको कितना समझ में आया देखते हैं। प्रश्न है 1 बिलियन किसके बराबर होता है? 1 लाख के बराबर होता है, 1 करोड़ के, 10 करोड़ के, 1 अरब के? बताइए कमेंट बॉक्स में, आप मुझे जवाब जरूर दीजिएगा, पक्का देना जवाब, ठीक है ना। तो कैसा लगा आज का टॉपिक? तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।